राजनीति के समान दूसरा कोई जुआ नहीं होता, यह कथन यूरोपीय साहित्यकार डिज़रायली का है। हम लोग समझेंगे कि कैसे शहादत खां दिल्ली के सम्राट पर पासा फेंकते हैं, किंतु आगे चलकर उसी पासे में वह आत्महत्या के शिकार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि कैसे अंग्रेज अवध को अपने नियंत्रण में लेते हैं। एक कथन मैं आपको याद दिला दूं, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। हाँ दोस्तों, अवध के संदर्भ में ब्रिटिश ने कुशासन के आरोप में उसे अपने नियंत्रण में ले लिया, जबकि वहां पर कोई ऐसा कुशासन नहीं था। यह यूरोपीय अधिकारी ही अपने रिपोर्ट में बताएंगे। हाय दोस्तों, मैं विभास शाह आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर। पिछले कई दिनों से हम लोग क्लास कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप उस क्लास का पूरी तरह से लाभ उठा पा रहे होंगे। पिछले क्लासों में मैंने ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के बारे में आपको बताया। सबसे पहले ब्रिटिश बंगाल को अपने नियंत्रण में लेते हैं, क्रमिक रूप में मैसूर, मराठा, उसके बाद सिख और अंततः अवध को अपने नियंत्रण में लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग अवध के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे भारत का मानचित्र पूरा का पूरा यूरोपीय साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में तब्दील हो जाता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे इस क्षेत्र में ब्रिटिश अपना लाभ कमाने के लिए यहाँ पर भू राजस्व नीतियाँ लगाते हैं, यहाँ पर अपनी सामाजिक सांस्कृतिक नीति लाकर लोगों के सामने बस ढोंग रचते हैं, ताकि वे समझ सके कि कृपा तो हमारी है, तुम तो कृपा के सिर्फ भागी हो, और साथ में मैं आपके लिए आधुनिकीकरण भी ला रहा हूं। तो आइए हम लोग अवध के संदर्भ में बात करते हैं। अवध के संस्थापक शहादत खां थे। इन्होंने 1722 ईस्वी में अवध की स्थापना की थी। अवध की स्थापना के साथ ही उन्होंने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाई। तत्पश्चात यह नादिर शाह को आमंत्रित करते हैं कि आप दिल्ली के सम्राट पर आक्रमण कीजिए और सत्ता अपने केंद्र में ले लीजिए। यहाँ पर इसकी लाभ यह थी कि अगर यहाँ नादिर शाह अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे तो मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सक्षम हो जाऊंगा। लेकिन क्या होती है कि नादिर शाह यहाँ से युद्ध करके सारे खजाना लूट कर ले जाते हैं। अंततः जब शहादत खां को खुद में डर हो जाती है, खुद उसे यह पता चलती कहीं मेरा भेद न खुल जाए, तो वह क्या करते हैं, अंततः आत्महत्या कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने समझा, करोगे बुरा तो होगा बुरा। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं और मैं ये बता दूं कि शहादत खां ने नादिर शाह को आमंत्रित किया था। यही नादिर शाह थे जिन्होंने सबसे पहले हमारे यहाँ से कोहिनूर का हीरा ले गया था। अब बताइए भैया, कहाँ का इतिहास कहाँ आ जाता है। इसलिए हम लोग को सभी विषयों को, सभी क्रमवार रूप में जितने भी शासक हैं, नवाब हैं, सभी को जोड़कर पढ़ना होगा, ताकि आप सभी चीज़ों को समझते हुए अपने परीक्षा की अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। शहादत खां के पश्चात सफदरजंग यहाँ के शासक बनते हैं। और सफदरजंग के बारे में मैं बता दूं कि तभी मुगल सम्राट अहमद शाह थे। अहमद शाह की इनकी बहुत ही अच्छी बनती थी, तो अहमद शाह ने इसे वजीर की उपाधि प्रदान करी। इसीलिए इस सफदरजंग को
वजीर के भी नाम से जाना जाता है। इसमें ज़्यादा कोई युद्ध वगैरह नहीं हुए, इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा जानना उपयोगी नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसके पश्चात शुजाउद्दौला यहाँ के शासक बनते हैं। शुजाउद्दौला के बारे में मैं आपको याद दिला दूं, ये वही शुजाउद्दौला है जो कि बंगाल के संदर्भ में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ देता है और साथ देने के साथ ही यह युद्ध में पराजित हो जाता है। युद्ध में पराजित होने के साथ ही अंग्रेजों के साथ इनकी इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद एवं करा के क्षेत्र अंग्रेजों को दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे उन्हें भी यहाँ की कुछ क्षेत्र प्रदान की जाती है। साथ ही युद्ध हर्जाना के रूप में 50 लाख रुपए ब्रिटिश को दिया जाता है। हम लोग इसके पश्चात आसफुद्दौला के बारे में समझेंगे। शुजाउद्दौला के बाद अगला शासक यहाँ के आसफुद्दौला बनते हैं। आसफुद्दौला अपनी राजधानी लखनऊ विस्थापित करते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि लखनऊ को राजधानी किसने बनाया, वो थे मिस्टर आसफुद्दौला, और इसने लखनऊ में इमामबाड़ा का भी निर्माण करवाया था। इसमें ज़्यादा हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हुए हम लोग वाजिद अली शाह के बारे में देखेंगे। वाजिद अली शाह यहाँ के अंतिम शासक होते हैं और अंतिम शासक होने के साथ ही इनके साथ ही ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी होते हैं। ये मैं डलहौजी का नाम लिख कर रखा हुआ हूँ ताकि आप इसे नोट डाउन कर ले। तो ये डलहौजी जो थे, इस समय पे आपका मैं टाइम पीरियड बता दूँ, 1848 से 56 के बीच में इन्होंने यहाँ पर गोद निषेध नीति, वैभगत नीति लाकर अपना साम्राज्य विस्तार करने की हर कदम कोशिश करी थी। इन्होंने यहाँ पर इतना ज़्यादा बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया था कि कहा जाता था तभी कि इन्होंने सिर्फ विस्तार ही नहीं किया था, तथापि ये ब्रिटिश मानचित्र को बदलकर भी रख दिया था। इसके संदर्भ में समझेंगे कि डलहौजी अवध को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कुशासन के आरोप में अवध को ये कहते हैं कि तुम्हारी राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तुम प्रजा के प्रति अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम्हारी सत्ता को हम अपने नियंत्रण में लेते हैं। यह कहते हुए डलहौजी यहाँ के सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और इसका सहायक तभी होता है डलहौजी का, उनका नाम आउट्रम होता है। आउट्रम ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डलहौजी को एक रिपोर्ट तैयार करके दिया था, जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि अवध में कुशासन व्याप्त है। हालांकि मैंने दोस्तों आपको बताया कि नीतियां तो उनकी अनेक थी, लेकिन उनके केंद्र में सिर्फ एक ही बात थी, अधिक से अधिक आर्थिक लाभ की पूर्ति करना। इसके लिए वे किसी भी हद तक गुजर सकते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि इसी डलहौजी के समय में ब्रिटिश अधिकारी ने रिपोर्ट जारी किया। वो रिपोर्ट गैर सरकारी रिपोर्ट थी। इसमें से दो अधिकारी थे, पहला का नाम कैप्टन लॉकेट तथा दूसरे का नाम बिशप हीवर था। ये दोनों ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने रिपोर्ट को जारी करते हुए कहा कि भैया अवध में किसी भी प्रकार का कुशासन नहीं है। अब आप समझिए दोस्तों कि क्या ब्रिटिश ने यहाँ पर गलत नहीं किया? भैया वो तो गलत कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी द्वंद्व सामने आती है कि कैसे एक ही अधिकारी बोल रहा है कि यहाँ पर कुशासन व्याप्त है और दूसरा ही अधिकारी बोल रहा है कि यहाँ पर कुशासन नहीं है। अंततः
अवध को अपने साम्राज्यवादी विस्तार के अंतर्गत मिला लिया जाता है। अंततः ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार यहाँ पर उसकी लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है। आपने पहले यहाँ देखा कि मैसूर को अपने नियंत्रण में लिया, मराठा को अपने नियंत्रण में लिया। तत्पश्चात मैंने देखा था कि सिख को अपने नियंत्रण में ले लिया, इसके बाद अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। यहाँ तो सूरत में वगैरह में तो वो लोग थे ही। अब देखते हैं कि सारा का सारा क्षेत्र ब्रिटिश अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके पश्चात वे इस क्षेत्र से अधिक कमाई करने के लिए भू राजस्व नीति को लाते हैं। हम लोग इसके साथ ही देखेंगे कि जब अवध को कुशासन के आरोप में अपने नियंत्रण में लिया गया था, तो वहां के लोग आंदोलन करने के लिए उठ जाते हैं और यही आंदोलन का परिणाम आगे 1857 के विद्रोह में हमें दिखता है कि कैसे सबसे पहले अवध क्षेत्र के सैनिक ही 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। हालांकि जो सैनिक थे वो एक किसान का बेटा ही थे। हम लोगों ने यहाँ यह भी समझा कि कैसे ब्रिटिश ने नई नीतियां लाकर सभी साम्राज्य को एक धागे में पिरो दिया। हालांकि मैं एक बात बता दूं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि सारे साम्राज्य को एक धागे में पिरो दिया, तो इससे भाई जो भारतीय थे, जो अभी की स्थिति, इससे हमारा क्या लाभ है? चलो हमारी तो निगेटिव पॉइंट हो रही है कि वे किसानों का शोषण कर रहे हैं और यहाँ से सिर्फ आर्थिक हितों की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन एक हमारा लाभ यहाँ दिखता है कि हमारा इतना विस्तृत साम्राज्य विस्तार होने के कारण आज हमारा भारत का स्वरूप इतना विस्तृत है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कक्षा समाप्त होती है। हमारा दूसरा खंड समाप्त होता है। पहले खंड में हम लोगों ने यूरोपियों के आगमन के बारे में समझा था। इसकी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार को समझे। इसके बाद हम लोग ब्रिटिश आर्थिक नीति के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ समझेंगे कि कैसे सहायक संधि प्रणाली लाई जाती है, व्यवगत एवं विस्तार की नीति लाई जाती है। हम लोग सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई करेंगे और इसके साथ ही मैं कुछ दिनों में आपको क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप एग्जाम के हिसाब से अपनी तैयारी कर पाओ। मैं जितना बता रहा हूँ और ये जितने फैक्ट हैं, तो ये आपके पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में हो सकता है मैं जब भू राजस्व पढ़ाऊं तो वहां से मैं मेंस का क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दूं और मैं आपको यह बताऊंगा भी कि कैसे अच्छा आंसर राइटिंग की जाती है और आप अच्छा तैयारी कैसे कर सकते हो, आप कौन से पुस्तक को पढ़ सकते हो जिससे कि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। आप लोग जुड़े रहिए, आपके सारे समस्याओं का समाधान यहाँ पर कर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।